सभी मूल निवासी बहुजन समाज के साथियों, जय मूल निवासी साथियों। जैसा कि आज हम लोग काफ़ी देर बाद मिल रहे हैं, बीच में कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से मैं आप लोगों से रूबरू नहीं हो पाया। हमारा समाज बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहा है, झेल रहा है। इस बीच हमें समय समय पर लोगों को दिशा देनी चाहिए, लेकिन कुछ परिस्थितियों की वजह से थोड़ा गैप लंबा हो गया। आज हम लोग उसी कड़ी को आगे बढ़ाएंगे कि वर्तमान की जो परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों को अगर हम देखें तो क्या देश के अंदर संविधान लागू है या फिर मनुस्मृतियां। बहुत सारे लोग भारतीय संविधान के बारे में जानते हैं और बहुत सारे लोग आज भी हमारे समाज में है जो संविधान के बारे में कुछ भी नहीं जानते। ठीक उसी तरीके से मनुस्मृतियों के बारे में जो वास्तविकता है उसको तो हमारे समाज के अधिकांश लोग जानते ही नहीं हैं। सिर्फ उन चीज़ों को जिस तरीके से उनके सामने पेश किया गया, चाहे धर्म के नाम पे कर दिया गया, चाहे परंपराओं के नाम पे कर दिया गया, रीति रिवाज के नाम पे कर दिया गया, या फिर उनको ये कह दिया गया कि ये तुम्हारे पुरखों द्वारा चलाई हुई एक रस्म है, उसको आपको मानना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। इन चीज़ों को वो लोग इस तरीके से स्वीकार कर रहे हैं और वे स्वीकार कर इसलिए रहे हैं कि उनको वास्तविकता का पता नहीं है। मनुस्मृतियां जिसके बारे में बहुत सारे लोग काफ़ी हद तक जानते भी हैं, मनुस्मृतियां अपने आप में कोई किसी भी प्रकार की कोई धार्मिक पुस्तक नहीं है। वो एक कानून है, एक संविधान है जो इस देश के अंदर हजारों साल तक चलता रहा। तकरीबन ये कहें तो 2200 साल तक ये काला कानून देश के ऊपर लागू रहा, जिसकी वजह से इस देश के मूल निवासी बहुजन समाज के लोग जो 90% तक हैं, वे सारे लोग अधिकार वंचित रहे। और अधिकार वंचित ही नहीं रहे, उन लोगों को यहाँ तक कहा जाए कि जानवर से भी बदतर जिंदगी जीने के लिए मजबूर किया गया। उन्हें किसी भी प्रकार का कोई अधिकार नहीं था और ये अधिकार वंचित लोग सिर्फ उनकी गुलामी करते रहे। उन चंद जो लोग आज की तारीख में अपने आप को सवर्ण कहते हैं, चाहे अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं, चाहे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का दर्जा देते हो, ऐसे लोगों ने हमारे लोगों को अधिकार वंचित करके गुलाम बनाकर रखा। वो गुलाम बनाने वाला कानून जो है, उसी का नाम मनुस्मृति है, उसी का नाम संविधान है। और भारत के अंदर बना भारतीय संविधान, जो आज की तारीख में कहने को तो कहा जा रहा है कि देश संविधान से चल रहा है, और ये संविधान जो वर्तमान में कहा जा रहा है कि लागू है, ये 26 जनवरी 1950 को लागू होता है। उससे पहले मनुस्मृतियां थी। तो आज हम लोगों को ये देखना है, हमने बहुत पहले से प्रयास जारी कर रखे हैं, इस बारे में प्रयास जारी है हमारे कि लोग समझ जाएं, जान जाएं, संविधान और संवैधानिक अधिकारों के बारे में जागृत हो जाएं, सजग हो जाएं, सावधान हो जाएं और अपने अधिकारों को बचाने के लिए जो उन्हें सदियों बाद, करीबन 100 पीढ़ियों से भी ज़्यादा भुगतने के बहाल हुए और संविधान की वजह से ये अधिकार बहाल हुए,
वे ही लोग आज संविधान को जानते भी नहीं है और मानना तो बहुत दूर की बात। और आज भी दुश्मन के झांसे में फंस करके वो उन्हीं की मनुस्मृतियों को मानने के लिए मजबूर है या फिर तो आज देश के जो हालात है, वर्तमान की जो परिस्थितियां हैं, और आए दिन जो सोशल मीडिया पर आपको जो घटनाएं दिखाई दे रही है, सुनने को मिल रही है, देखने को मिल रही है, वीडियो के माध्यम से, ऑडियो के माध्यम से, या फिर लोगों के द्वारा फोटोज और लेख लिख करके जो जानकारी सोशल मीडिया पे दी जा रही है, वो इतनी गंभीर और भयानक है कि वो होने वाली कोई साधारण घटनाओं में नहीं है। साधारण सी घटनाएं जो समाज में होती रहती हैं, उन घटनाओं में ये नहीं है। ये एक विशेष योजनाबद्ध ढंग से कह दें, विशेष अभियान चला करके लोगों को प्रेरित करके ऐसा करने के लिए उकसाया जाता है, और वे जानकारी के अभाव में उन मनुस्मृतियों के कानून को फॉलो करते हैं। आज हम ये देख सकते हैं, बहुत पहले से जो हमारा प्रयास जारी था कि हम संविधान बचाएं, लेकिन अभी हमें ऐसा लग रहा है कि संविधान बचाने की बात हम बहुत पहले से कर रहे हैं, लेकिन अब संविधान बचा ही नहीं। हो सकता है कि हमारी बातों को लोगों ने इतना गंभीरता से ना लिया हो सकता है लोगों की समझ में ना आया हो सकता है लोगों ने इसको मजाक बनाया हो कि देश जिस संविधान से चल रहा है उस संविधान को बदलने या उसे खत्म करना इतना आसान नहीं है। मुझे भी बहुत सारे लोग कहते थे कि आप जो बात कह रहे हो उसमें ज़्यादा दम नहीं है, संविधान कभी बदल नहीं सकता और मनुस्मृतियाँ फिर से इस देश में लागू नहीं हो सकती, ये करना इतना आसान नहीं है। और मैं बार बार लोगों से ये निवेदन करता रहा कि आप लोगों को इसके प्रति बहुत गंभीर होना पड़ेगा, नहीं तो जिस तरीके से आप इसको हल्के में ले रहे हो, इसके प्रति अपनी लापरवाही बरत रहे हो, ये एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन हम इस संविधान को बचाने की बात तो अलग है या फिर लागू करवाने की बात तो अलग है, हम बचा भी नहीं पाएंगे। और आज जो परिस्थितियां देश में निर्माण हुई है उसके अनुसार मैं ये बात पूरी विश्वास के साथ, दावे के साथ कह सकता हूं कि आज इस देश के अंदर मनुस्मृतियों को पूरी तरह से लागू कर दिया गया है और भारतीय संविधान को सिर्फ और सिर्फ उन मनुस्मृतियों को लागू करवाने के लिए, उन मनुस्मृतियों को देश में लागू करवाने के लिए जिसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है, लागू करवाने का काम शुरू हो गया है, उसको ठीक ढंग से लागू करवाने के लिए इस देश के संवैधानिक संस्थाएं जो भी हैं, जो संवैधानिक संस्थाएं हैं जिसमें सरकार भी आती है, मंत्री और विभाग भी आते हैं, उसके अंदर सारी सुरक्षा एजेंसियां भी आती है, न्यायपालिका भी उसी में आती है, कार्यपालिका एडमिनिस्ट्रेटिव जो है वो भी इसी में आता है। वे सब जो संवैधानिक संस्थान कहलाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूट हैं, उन सभी का उपयोग कॉन्स्टिट्यूशन को ही खत्म करने के लिए और मनुस्मृतियों को लागू करवाने के लिए किया जा रहा है। ये बात मेरी समझ में तो आ गई है, अब आप लोगों को कब समझ में आएगी ये अलग मामला है। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि घटनाओं का जो सिलसिला कम होने की बजाय बढ़ रहा है, चाहे वो महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों का हो, चाहे वो जो मनुस्मृतियों से संबंधित कानून इस देश के अंदर लागू करवाने की जो भी प्रक्रिया है, और उसके तहत जो लोग अधिकार वंचित रहे, भारतीय संविधान के लागू होने से पहले हजारों साल तक जो वर्ग अधिकारों से वंचित रहा,
आज फिर से उनको अधिकारों से वंचित करने का काम चल रहा है, उनके ऊपर उत्पीड़न बढ़ रहा है, उनके ऊपर अत्याचार बढ़ रहा है। जहां पर भी सरकार हो, चाहे सरकार के नुमाइंदे हो, चाहे प्रशासन हो, अधिकारी हो, वे तमाम लोग, चाहे पुलिस डिपार्टमेंट के अधिकारी हो, सरकारों के अंदर बैठे हुए की वजह से, या फिर कहा जाए तो सरकारी के मुताबिक या गाइड फॉलो करने के नाम पर वे लोग बिल्कुल ही गरीबों, मुस्लिमों, बेबसों या मजबूरों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। ये घटनाएं आए दिन दिखाई दे रही और हमारे लोग सोशल मीडिया पर डाल करके अपील करते रहते हैं, और अपील करने के बाद में फिर थोड़े दिन बाद में दूसरी घटना घटित होती है तो पहले वाली घटना अपने आप पीछे चली जाती है, दब जाती है। जैसे किताब का एक पन्ना पलटते हैं तो पीछे वाला पन्ना छुप जाता है, ठीक वैसे ही यहाँ पर घटनाओं का क्रम इस तरीके से हो रहा है कि एक घटना को दबाने के लिए तुरंत ही दूसरी घटना हो जाती है, और उस घटना को फिर से लोग, आवाज उठाने वाले चाहे कोई भी लोग हैं, वे सारे लोग फिर उसमें उलझ जाते हैं। पहले वाली घटना पुरानी घटना हो जाती है, और वो धीरे 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 इस देश के अंदर लोगों की एक आदत डाली जाने, आदत काम हो रहा है कि वो एकदम से ये मान लें कि अब तो ये ऐसे ही चलता रहेगा। इसलिए आज मुझे इस विषय पर चर्चा करने के लिए यहाँ आप लोगों के रूबरू आना पड़ा कि इस देश के अंदर संविधान लागू, ये बात हमने आप लोगों के ऊपर छोड़ी है ताकि आप लोग भी इस पर चिंतन करें। खाली हमारी बात पे ही पूरा न, इसका पूरा जो है करके आपके सामने रखें। आप भी सक्षम हैं, आप भी कर सकते हैं, देख सकते हैं, घटनाओं का विश्लेषण कर सकते हैं, उसके बाद आप नतीजे पर पहुंच सकते हैं कि वास्तव में हो क्या रहा। जिन चीजों पर भारतीय संविधान ने रोक लगाई, मनुस्मृतियों के वे सारे काले कानून जिनको बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान के आर्टिकल 13 भाग 3 के तहत पूरी तरह से समाप्त कर दिया था, पूरी तरह से उसको एक तरह से कहा जाए तो प्रभावहीन ही नहीं, जड़ मूल से खत्म कर दिया था। आर्टिकल 13 और भाग 3, शायद इसीलिए जिन लोगों की व्यवस्था को बाबा साहब ने नास्ताबूद किया, जिन काले कानूनों को बाबा साहब अम्बेडकर ने खत्म किया, शून्य प्राय कर दिया, उन कानूनों को मानने वाले या उन कानूनों से फायदा लेने वाले लोग जो थे, वे लोग इससे संतुष्ट नहीं थे। इसलिए उन्होंने समाज के अंदर भी एक संदेश ऐसा छोड़ दिया कि 3 और 13 का आंकड़ा अच्छा नहीं होता, 3 और 13 का आंकड़ा अच्छा नहीं होता। अब 3 और 13 का आंकड़ा किसके लिए अच्छा होता है, किसके लिए अच्छा नहीं होता है, ये तो जानकारी की बात है। ऐसे ही 3 और 13 का आंकड़ा अगर अच्छा नहीं होता है तो फिर उसको गिनती से ही हटा देते लोग। पूरे विश्व में अगर ये मान्यता होती कि 3 13 खराब है, लेकिन ये 3 और 13 खराब क्यों है, ये बात आपको समझनी होगी कि बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान के भाग 3 और आर्टिकल 13 के अंदर उन तमाम कानूनों को जो 26 जनवरी 1950 से पहले इस देश के अंदर लागू थी, यानी कि मनुस्मृतियां, उनको उन्होंने शून्य कर दिया। इसलिए उनके लिए संविधान का भाग 3 और आर्टिकल 13 बहुत ज्यादा खतरनाक है, जो उनके सारे काले कारनामों को खत्म करता है। इसलिए आज हम लोग ये बात कह रहे हैं कि संविधान के, बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा कि संविधान के लागू होते ही इन चीजों को शून्य समझा जाए, लेकिन उन चीजों को, हालांकि समय लगता है किसी भी चीज को शून्य करने में, लोगों की आदत से छुड़वाने में, लोगों को समझाने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन जिस तरीके से उसको खत्म करना चाहिए था, जिस तरीके से उसको पब्लिक के अंदर से बाहर कर देना चाहिए था,
जनता के जीवन के व्यवहार से बाहर कर देना चाहिए था, उससे की बजाय उसको एज इट इज बनाए रखा और धीरे 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 उसको और ज़्यादा मजबूती से फिर से लागू करना शुरू किया। और आज उतार चढ़ाव होता है किसी भी चीज़ का। संविधान लागू हुआ था, मनुस्मृतियों को खत्म किया था। तो मनुस्मृतियां और संविधान दो चीजें थी। पहले मनुस्मृतियां लागू थी तब तक 26 जनवरी तक लागू थी, 25 जनवरी की रात 12 बजे तक जो कानून 2000 वर्ष से लागू था, उस कानून को पलटा गया, बदला गया और एक समता, समानता, भाईचारे, स्वतंत्रता पर आधारित और न्याय पर आधारित एक व्यवस्था देश में दी गई। तो निश्चित तौर पे उस व्यवस्था को लागू होने में थोड़ा समय लगेगा और पहले वाली व्यवस्था को थोड़ा खत्म होने में समय लगेगा, ये निश्चित है। और कुछ दबाव की वजह से उन लोगों को ये करना भी पड़ा, उस समय की तात्कालीन सरकारों को कुछ दबाव की वजह से करना भी पड़ा, क्योंकि उनको डर था कि अंग्रेज कहीं वापस ना आ जाए, इसलिए उनको ये करना उनकी मजबूरी थी। लेकिन 20 साल बाद में उन्होंने फिर से 20 साल तक एक मामला हुआ, जितना भी हो उस समय संविधान 20, 25, 30% या 50% भी लागू हुआ। पूरी तरह से तो लागू नहीं हुआ, लेकिन कुछ हद तक लागू हुआ और इतने ही % मनुस्मृतियों का कानून निष्प्रभावी हुआ। लेकिन वहां से एक दौर नया शुरू हुआ और वो दौर ये हुआ कि भारत का संविधान जो 40% 35% लागू हुआ था, उसमें फिर माइनस की तरफ जाने लगा और मनुस्मृतियां जो 30, 35, 40% नाश्ताबूद हुई थी या फिर निष्प्रभावी हुई थी, उनको फिर से प्रभाव में लाने का काम शुरू किया। तो धीरे 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 हमारे लोग तो क्या है, हमारे लोग एक आरक्षण के पीछे पड़े रहे। दोनों वर्ग, SC ST और उधर OBC, बात दोनों की है, एक की नहीं। SC ST सिर्फ आरक्षण पाने के लिए उस पर चर्चा करता रहा ताकि उनका जो पेट भर सके, उनकी रोजी रोटी का जुगाड़ हो सके, वो वहीं तक सीमित रहा। और जो OBC वर्ग है, हमारा बड़ा भाई, संख्या में अधिक होते हुए भी उसको ये तय करके सिखाया गया कि तुम्हें नौकरियां नहीं मिलती है रिजर्वेशन की वजह से। तो वे इस पर चर्चा करते रहे कि हमें रिजर्वेशन नहीं मिला। जिनको मिला वो रिजर्वेशन को लेने में और उसमें मस्त थे, और जिनको रिजर्वेशन नहीं दिया गया था, देना तो था, पहले से ही दे देना था, लेकिन नहीं दिया गया तो वो उस पर चर्चा करते गए। और जब तक हमारे लोग संविधान रिजर्वेशन को पाने के लिए चर्चा करते रहे और वो नहीं मिलने की चर्चा करते रहे, तब तक हमारा दुश्मन अपना काम करता रहा और उसने धीरे 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 संविधान को बिल्कुल बायकॉट करना शुरू किया और मनुस्मृतियों को फिर से बढ़ावा दिया। धीरे धीरे उन चीजों को फिर से इस देश के अंदर लागू किया। एक समय ऐसा आया, स्थिति हुई कि देश के अंदर संविधान मात्र 5 से 10% ही लागू रह गया। उस समय हमारा जब ध्यान गया इस संविधान के ऊपर कि हम बात तो कर रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन जो बातें हम कर रहे हैं उन बातों का प्रभाव क्या होगा। हम ये जागृति की बात कर रहे हैं, लोगों को समझाने की बात कर रहे हैं, व्यवस्था को बदलने की बात कर रहे हैं, और इधर वे लोग इसी व्यवस्था को, जो संवैधानिक व्यवस्था, उसको खत्म कर रहे हैं और फिर से मनुस्मृतियों की जो व्यवस्था है उसको लागू कर रहे हैं। तो इससे हमको थोड़ा सीरियसली समझना पड़ा और हम लोगों ने ये बीड़ा उठाया कि हम लोग भारतीय संविधान जो बिल्कुल खत्म होने की तरफ जा रहा है, हम उसे बचाएंगे और लागू करवाएंगे। उस समय भी हमारे बहुत सारे लोगों ने, हमारे ही संगठनों से संबंधित, जो अम्बेडकरवादी के नाम से चलाने वाले संगठन हो, चाहे बामसेफ के नाम से भी चलने वाले बहुत सारे ग्रुप हो, उन लोगों ने इसको इतना सीरियस नहीं लिया, गंभीरता से नहीं लिया। सिर्फ ये मान लिया होगा कि जो ताराराम बात कर रहा है, ये अपने इस बात को हम फॉलो क्यों करें। लेकिन धीरे धीरे उन लोगों को भी पता चला, और जब तक वे इसको बचाने की मुहिम में आगे आए, या फिर कहा जाए तो उन्होंने भी इस मुहिम को शुरू किया, तब तक दुश्मन बड़े पैमाने पे सफल हो चुका था।
लेकिन जब दोनों तरफ से टकराव शुरू होता है तो एक तरफ मनुस्मृतियों को लागू करवाने, संविधान को लागू करवाने का जो जोर चला, उस जोर में हमारे दुश्मनों का एक तरह से फायदा ये हुआ। और इसीलिए वो कहते भी हैं कोरोना हमारे लिए भगवान बन के अवतार लिया। और आने वाले समय में हम जिंदा रहेंगे नहीं रहेंगे, लेकिन हमारी आने वाली पीढ़ियों को ये भी बताया जाएगा कि कोरोना एक अवतार था। और उस अवतार ने जिस तरीके से परशुराम ने व्यवस्था को बदला, जिस तरीके से पुष्यमित्र शुंग ने व्यवस्था को बदला, ठीक उसी तरीके से कोरोना भी एक अवतार आया था और उसने देश की पूरी व्यवस्था को बदल के रख दिया। तो ये एक इनके लिए एक बहुत बड़ी, इसीलिए वो साफ तौर पे कहते हैं, मैं बार बार कहता रहता हूँ, हमारे लोगों को समझ में आता है कि नहीं आता है, कि कोई भी चीज़ जो होती है यहाँ उसका एक अर्थ नहीं होता है। चाहे भारत के आत्मनिर्भर बनने की बात हो, चाहे अच्छे दिन आने वाली बात हो, चाहे एक बात बढ़िया से वो कहते हैं, समझने वाले लोग समझ जाते हैं, ना समझे वो अनाड़ी होते हैं। वही बात वो कहते हैं कि आपदा को भी अवसर में बदला जा सकता है। और सच में ये बात है कि दुनिया के लिए कहीं न कहीं आपदा रही होगी, लेकिन भारत के लिए इतनी आपदा नहीं कहा जा सकता। दुनिया में भारत है तो ठीक है, उसमें भी थोड़ा बहुत तो मान लेते हैं हम लोग, लेकिन इतनी गंभीर आपदा नहीं थी। लेकिन दुनिया में जो फैली हुई आपदा थी, उस आपदा को हमारे दुश्मनों ने, संविधान विरोधियों ने, इस देश के अंदर हजारों साल से हमारे वर्ग को गुलाम बनाकर रखने वाले लोगों ने इस अवसर का, इस आपदा का फायदा उठाया। और इसीलिए वो लोग कहते हैं, हमारे लोगों को कहते हैं, हमारे लोग भी समझते हैं कि बिल्कुल सही है, ये भी एक आपदा है, आपदा को अवसर में बदल दो। अब अवसर में क्या बदलना है? थोड़ा खाओ, कम खाओ, ठीक है, कम खर्च करो, है ना, घरों में रहो। ये आपदा है, इसको अवसर में बदलो। पहले अच्छा खाता था, थोड़ा हल्का खाओ। पहले ज़्यादा महंगे कपड़े पहनते थे, अब कम, अब गाड़ी मोटरसाइकिल कुछ भी है उस पर कम खर्च करो। आपको आत्मनिर्भर भी बनना है और आपको आपदा को अवसर में भी बदलना है। ये बात आप लोगों को कह दी गई और आप लोगों ने उसको सहर्ष स्वीकार कर लिया कि बिल्कुल यही ठीक है, हमें आपदा को भी अवसर में कन्वर्ट करना चाहिए। लेकिन आप लोगों को ये नहीं समझ में आया कि हमारा दुश्मन उस आपदा को कौन से अवसर में बदल रहा है। उसने आपदा का फायदा उठाया और फायदा उठा करके इस देश के अंदर संवैधानिक या संविधान को मानने वाले लोगों को, संविधान को बचाने वाले जो लोग थे, उन लोगों के आंदोलन को रोकने, और जो मनुस्मृतियों को मानने वाले संविधान विरोधी लोग थे, उन लोगों को अपनी सफलता प्राप्त करने के लिए ये आपदा एक अवसर के रूप में आई। और इस अवसर का फायदा उठा करके उन्होंने पूरी तरह से देश के अंदर मनुस्मृतियों को लागू करने का प्लान और ऐलान कर दिया, जो आज की तारीख में हमें लागू होती हुई दिखाई दे रही है। जिस तरीके की घटनाएं हैं, उन घटनाओं को अगर हम देखें, थोड़ा बारीकी से देखें, तो संविधान और कानून जो इस देश के अंदर, संविधान के अंदर यानी कि संविधान के दायरे में जितने भी कानून हैं, चाहे वो आईपीसी की धाराएं हैं, ये जो कानून बने हुए हैं, ये कानून संविधान के अंतर्गत है। संविधान ने इसको मान्यता दी हुई है, संविधान का एक पार्ट है। और इस प्रक्रिया में जिस तरीके से आज की तारीख में आवाजें उठ रही है, क्या आवाजें उठ रही है? जहां पर भी कोई भी, इसके लिए मैं किसी को एक को जिम्मेदार नहीं, हम हैं, चाहे हमारा दुश्मन है, चाहे हमारे विरोधी हैं, कोई भी है, क्योंकि हम लोग अधिकांश अपनी भाषा हम बना भी नहीं पाए हैं, अपने शब्द हम निर्माण भी नहीं कर पाए हैं, और अपनी कोई योजना या अपनी कोई रणनीति हम तय ही नहीं कर पाए हैं।
इसलिए हम लोग विवश हैं, मजबूर हैं हमारे दुश्मन की भाषा और उनके शब्दों को प्रयोग करने के लिए। जैसा कि कहीं भी घटना होती है तो आज की तारीख में आज का जो युवा है या जो समझदार पढ़ा लिखा आदमी है वो 3 बातें बड़े जोर शोर से कह रहा है। कहीं पर भी किसी बहन के साथ बलात्कार हो गया, किसी के साथ ज्यादती हो गई, कुछ पहला शब्द आता है फांसी दो, और उसके साथ गोली मारो, सालों गोली मारो। और 3 जनता के हवाले कर दो। ये 3 बातें बड़े तौर पे मैं आपको विश्लेषण के तौर पे बताता हूं कि किस तरीके से संविधान और देश के अंदर बने कानूनों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। देश के अंदर जो भी एक सिस्टम है उस सिस्टम को पूरी तरह से बदनाम और खारिज किया जा रहा है। उसके तहत पहली बात तो ये है कि जो व्यक्ति ये कह रहा है कि गोली मारो सालों को, जो व्यक्ति ये कह रहा है इनकाउंटर कर दो, जो आदमी ये कह रहा है कि इनको गद्दारों को जनता के हवाले कर दो, या फिर ये कह रहा है कि इनको फांसी दे दो, ये कहने वाले के ऊपर कानूनी कार्रवाई होती है। वो किस हैसियत से कह रहा है, चाहे कोई भी कह रहा। हमारे समाज के लोग, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी और के लिए कहूं तो अलग बात है, हमारे लिए गलती हम करें तो भी गलती होती है, गलती दुश्मन करे तो भी गलती होती है, और हम लोग अक्सर दुश्मन के नक्शे कदम चलते हुए इन गलतियों को दोहराते हैं। आप कौन होते हो कहने वाले कि इनकाउंटर कर दो, गोली मार दो? इसका मतलब है कि आपने कानून का उल्लंघन किया, आपने कानून को अपना काम करने से रोका, यानी कि आपने कानूनी प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न की। यह कार्रवाई आपके ऊपर भी हो सकती है, और होती है अगर सही ढंग से की जाए तो। अगर कोई व्यक्ति किसी को यह कहता है कि मैं तुझे जान से मार दूंगा, तो जो व्यक्ति जान से मारने की धमकी देता है, जिसको देता है, वो व्यक्ति पुलिस में जाके एफआईआर दर्ज करवाता है। उसको मारा नहीं, उसने मारा नहीं, लेकिन उसने मारने की धमकी दी। तो मारने की धमकी दी और उसने एफआईआर दर्ज करवाई और उस पर कार्रवाई हुई कि भैया आपने इसको मारने की धमकी दी, जो गलत है। तो क्या गोली मारो सालों को ये मारने की धमकी नहीं है? यहां एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती? या फिर इनकाउंटर कर दो, क्या ये गैर कानूनी भाषा नहीं है? जनता के हवाले कर दो, जनता क्या करेगी? और अगर जनता के ही हवाले करना है और जनता ही न्याय करेगी, तो ये अपराध जनता में ही बढ़ क्यों रहा है? अपराध जनता में ही बढ़ रहा है। अपराध करने वाली भी जनता है, अपराध सहने वाली भी जनता है, उत्पीड़न करने वाली भी जनता की श्रेणी में आती है, उत्पीड़न सहन करने वाले भी जनता की श्रेणी में आते हैं। लेकिन इन शब्दों का प्रयोग करते हुए जो लोग नारेबाजी करते हैं, उनके ऊपर कहीं पर भी किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं होना मनुस्मृतियों का लागू होने का एक बहुत बड़ा प्रमाण है कि वो खुलेआम कह रहे हैं। अरे भाई, मान लीजिए घटना घटित हुई, और नॉर्मल होती रहती है, ये बात अलग है। फिलहाल जो घटनाएं हो रही हैं वो समाज के अंदर व्याप्त इस प्रकार का एक जो है गलत संदेश कह दें, या फिर लोगों को उकसाने की बात कह दें, या फिर जाति धर्म या और किसी के नाम पर लोगों को
वो मेंटली प्रिपेयर्ड कर लेना अपराध करने के लिए, या लोगों के बीच में एक नफरत का भाव पैदा करना, इसका ये जो घटनाएं अभी हो रही है। वरना समाज में होता है, कोई बड़ी बात नहीं है, हजारों साल से, और कहीं भी दुनिया पूरी में होता है, कहीं कहीं अपराध होता है। एक बार जापान का एक वो एग्जांपल दे दूं कि जापान के किसी सभी देशों की कोई मीटिंग हो रही थी एक्सीडेंट को लेकर। तो एक्सीडेंट में सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट कहाँ होते हैं? कि भारत में होते हैं। किसी ने कहा कि हमारे यहाँ भी साल में 250 साल 100 हो जाते हैं। किसी ने कहा कि हमारे 1000 या 500 होते हैं। अलग अलग सबने कहा। तो कहा कि घटनाएं तो हमारे, लेकिन पूरी दुनिया से सबसे कम होती। प्राकृतिक आपदाओं को छोड़ करके जो भी एक्सीडेंट जैसी घटनाएं हैं वो कम होती है। लेकिन इतना जरूर है हमारे वहाँ कि अगर एक कौवा भी बिजली के तार पर करंट की वजह से मर गया तो उसका इन्वेस्टिगेशन होता है, और कहाँ पर फॉल्ट था, कौन इसका जिम्मेदार था कि एक पक्षी का बिना वजह प्राण गया, उसकी जांच होती है। और जांच होकर के दोबारा उसका जो है पुनरावृत्ति ना हो, उसका संपूर्ण बंदोबस्त होता है। ठीक वैसे ही दुनिया में घटनाएं होती है, तो बलात्कार की घटनाएं भारत में, ये तो हमारा एक तरह से कहा जाए तो ब्राह्मणी भाषा में सौभाग्य है ना। हमारे लिए एक बहुत ही गर्व करने वाली बात है कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा बलात्कार हमारे देश में होते हैं। और आज, पहले तो बलात्कार ही होते थे, बलात्कार अलग चीज़ है, और गैंग रेप, सामूहिक बलात्कार अलग चीज़। बलात्कार होता है, नॉर्मली सब जगह होता है, भारत के मुकाबले में थोड़ा कम होता है। लेकिन एक नई चीज जो भारत में आई है वो है गैंग रेप, सामूहिक बलात्कार। ये प्रेरणा कहां से मिलती है? ये लोगों को प्रेरणा मिलती कहां से है? और ये हिम्मत होती कैसे है कि हम 2, 4, 5, 10 लोग मिलकर के किसी एक बालिका के ऊपर या छोटी छोटी बालिकाओं के ऊपर एक सामूहिक बलात्कार। ये कोई साधारण बात नहीं है, बहुत गंभीर बात है। बलात्कार होना अलग बात है, बलात्कारों की संख्या बढ़ना चिंता का विषय है, लेकिन सामूहिक बलात्कार ये साधारण बात नहीं है। ये एक बहुत बड़ा, मेंटली लोगों को प्रिपेयर्ड करके एक इस तरीके का लोगों के अंदर डाल दिया गया है विचार कि ऐसा भी हो सकता है। और ये सब तभी संभव होता है जब कानून का भय नहीं होता है। पहले कानून का भय खत्म करने के लिए नेताओं को आरोप लगते थे, आज भी होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आज तो, उस समय कुछ नेता होते थे जो कुछ गुंडों को पालते थे, उनको इस तरीके से प्रेरित करते थे, लेकिन आज तो संपूर्ण सिस्टम ही उनको प्रेरित कर रहा है, उनका बचाव कर रहा है, बचाव करने में लगा हुआ है। तो मैं आपको बताना ये चाह रहा था कि अगर मान लो घटना होती है, कहीं पर भी वो घटना हो गई, उसके बाद में पहला स्टेप होता है पुलिस। पुलिस मौके पर जाती है, मौके पर जाने के बाद में वहाँ का मौका मुआयना करती है, और उसको पुलिस की भाषा में एक प्रथम दृष्टया शब्द इस्तेमाल होता है कि प्रथम दृष्टया घटना क्या है। जैसे फांसी है तो फांसी उसने खुद ने खाई है या किसी ने मारकर उसको लटकाया है, एक वहाँ का मौका बताता है कि क्या वहाँ पर घटना घटित हुई। तो पहला काम पुलिस का है। पुलिस मौके पर पहुंचती नहीं है, उससे पहले ही लोग पहुंच जाते हैं, और लोग पहुंच करके सबसे पहले पुलिस के ही उस कार्य में बाधा उत्पन्न करते। इधर कह रहे हैं न्याय मिलना चाहिए, इधर कहते हैं कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन उस कार्रवाई में बाधा भी लोग ही बनते हैं, जो लोग
इसके इन्वेस्टिगेशन से लेकर सजा दिलाने तक जो प्रोसेस है उसमें सिवाय चश्मदीद गवाह के अलावा कोई भी इसमें किसी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, किसी का रोल नहीं होता। चाहे वो सामाजिक कार्यकर्ता हो, चाहे वो राजनेता हो, वे एक अपील जारी कर सकते हैं कि इनको न्याय मिलना चाहिए, या पुलिस को भी इतना जरूर कह सकते हैं कि भाई निष्पक्ष तौर पे आप इसका जो है इन्वेस्टिगेशन करना और जो वास्तविक मुलजिम है उसको कोर्ट में पेश करना। ये यहाँ पहला स्टेप। उसके बाद में मामला अगर बलात्कार का तो दूसरा स्टेप, पुलिस प्रथम दृष्टया घटना का मुआयना करने के बाद में बॉडी का पोस्टमार्टम या मेडिकल करवाने के लिए मेडिकल विभाग में जाता है और डिपार्टमेंट के वहाँ जो डॉक्टर होते हैं उनका कार्य शुरू होता है। सेकेंड स्टेप, वहाँ पर डॉक्टर पोस्टमार्टम मेडिकल करने के बाद में वे इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि इसकी हत्या के क्या कारण रहे, किस वजह से हत्या हुई है, या फिर इसके साथ में कोई अनहोनी बलात्कार हुआ है या नहीं हुआ है, ये तय करते हैं डॉक्टर्स। और फिर उनकी मेडिकल रिपोर्ट आती है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, उसके मुताबिक फिर आगे तीसरा स्टेप होता है कि वहाँ से पुलिस पूरी जांच करके फाइल तैयार करके चालान के रूप में वो कोर्ट में पेश करती है। यहाँ पुलिस का काम खत्म हो जाता है। एक तरह से बड़े पैमाने पे जो उनको किन किन को मुलजिम ठहरा देते हैं, किन का मौका क्या है, मौका रिपोर्ट बना देते हैं, लोगों के बयान ले लेते हैं, सारी जो उचित समझते हैं वो कार्रवाई करके और पोस्टमार्टम रिपोर्ट और मेडिकल रिपोर्ट के साथ में वो उस चीज को कोर्ट में पेश कर देते हैं। आगे मामला होता है कोर्ट। अब आगे कोर्ट तय करता है कि ये मुलजिम जो पुलिस ने ठहराए हैं, ये मुलजिम वास्तव पूरी फाइल को पढ़ने के बाद में और वकीलों वहां पर बहस होने के बाद में ये जज इस नतीजे पर पहुंचता है कि इसको कौन सी सजा होनी चाहिए या फिर सजा नहीं होनी चाहिए। ये एक प्रक्रिया में प्रोसेस आपको बता रहा हूं जो संवैधानिक है, जो कानूनी प्रक्रिया है। यहां हम क्या कर रहे हैं, बॉडी अभी तक पेड़ के लटक रही है और हम तय कर देते हैं कि गोली मारो सालों को। अब मारनी किसको यही नहीं पता, अभी मुलजिम तय हुआ नहीं है। आरोप किसी के ऊपर भी लग सकते हैं। आरोप लगाना अलग बात है, आरोपी होना अलग बात है, और दोषी करार देना दूसरी बात है। आरोप पुलिस का काम दोषी ठहराना नहीं, पुलिस का काम दोषी ठहराना नहीं है, पुलिस का काम है उसको आरोपी घोषित करना, उस पर आरोप दायर करके वो दोषी है या नहीं है, हमने आरोप लगाया है, आरोपी है और इनको हम कोर्ट में पेश कर रहे हैं, आगे कोर्ट देखेगा। दोषी करार देता है कोर्ट, न्यायपालिका। हमने न्यायपालिका को भी, मेडिकल डिपार्टमेंट को भी और पुलिस को भी और वकील जो अपने बुद्धि का इस्तेमाल करके उस केस को अध्ययन करके बहस करते हैं, चारों एजेंसियों को हमने बीच में से अलग हटा दिया और सबसे पहले अभी लाश को नीचे उतारना है और कहते हैं गोली मारो सालों को, जनता के हवाले कर दो। फिर पुलिस काय के लिए है? फिर ये सारे कानून कायदे किसके लिए है? अंदर आज दिन अगर अपराधी मुलजिम करार दे दिए गए, जो दोषी ठहरा, अगर वे लोग किसी भारी भरकम सिफारिशों ऐसे की वजह से नहीं छूटे होते, में अपराध नाम की कोई चीज नहीं होती। लेकिन उन लोगों को छोड़ देने की वजह से या फिर उनके छूट जाने की वजह से, नेताओं के पैसे के बलबूते पर अप्रोच से कैसे भी करके वो छूट जाते हैं, तो फिर पीछे वालों को भी एक बढ़ावा मिलता है कि यहाँ तो कुछ नहीं होता है, उनका क्या हुआ, वो घूम रहा है मर्डर करके, वो 10-10 मर्डर किए हुए बैठा ऐश कर रहा है।
कुछ नहीं होगा, मेरा क्या होगा। अपराध को बढ़ावा कानून अपराध को रोकने के लिए होता है, और कानून का एक भय होता है, एक डर होता है। उस डर की वजह से अपराधों में कमी आती है। जिस तरीके से मैं आपको बताऊं कि कानून का डर कैसा होता है, हमारे लोग संविधान और संविधान के अंतर्गत आने वाले कानूनों के बारे में जानकारी नहीं रखते हैं, या फिर उनको उसको लागू नहीं करने की वजह से, कानून को की वजह से, लाने की वजह से उस कानून का प्रभाव, कानून का लोगों में डर नहीं रहा। वरना एक कानून जिसकी हम बात कर रहे हैं, स्मृतियां, और इस आज भी लोग डरते हैं, क्योंकि उस कानून का, कानून दिया गया जो वर्तमान में भारत का संविधान है और उसके अंतर्गत जो कानून है, उन कानूनों का भय लोगों के अंदर से बिल्कुल ही मानते भी नहीं है, उसको इतना गंभीरता से नहीं लेते। लेकिन जो कानून इस देश में लागू किए हैं, मनुस्मृतियों के कानून, उन कानूनों का प्रभाव इतना है, किनारे चलते वक्त एक पत्थर, थोड़ा सा उसके ऊपर तेल सिंदूर डाल दो,